नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आइए 20 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्विज में हमेशा की तरह प्रश्नों की संख्या है 15 और ध्यान रखिएगा क्विज जो होता है वीडियो में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है पूरे वीडियो का। इसमें मुख्य रूप से मैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल करता हूं जिनकी आपके परीक्षाओं में आने की संभावना 100% होती है। तो इसीलिए पूरी ईमानदारी के साथ में और ध्यानपूर्वक क्विज को अटेम्प्ट करिए और आप देखेंगे कि जब भी आपकी परीक्षा होगी तो ये क्विज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। तो शुरुआत करते हैं क्विज की। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार किस पोर्ट द्वारा झांकी का आयोजन किया गया, यानी कि झांकी किस पोर्ट के द्वारा निकाली गई। पहले पशु युद्ध स्मारक का निर्माण कहां पर किया जा रहा है। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो जिसका संचालन 2022 में होगा, यह किस शहर में चलेगा। विदेशी फुटबॉल क्लब से जुड़ने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है और किस विमान में पहली बार स्वदेशी जैव ईंधन का प्रयोग किया गया। तो इन प्रश्नों के आइए उत्तर जानते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार कोलकाता पोर्ट के द्वारा झांकी का प्रदर्शन किया गया और ध्यान रखिएगा कोलकाता पोर्ट ने अभी 150 वर्ष पूरे किए हैं अपने 2020 में और इसका नया नाम भी रखा गया है। नया नाम इसका होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और गणतंत्र दिवस की परेड में जो राज्यों के द्वारा झांकी निकाली गई थी उसमें असम राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला था। पहले पशु युद्ध स्मारक का निर्माण उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में किया जाएगा। कहां पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो का संचालन ये शुरू होगा कोलकाता में हुबली नदी में। विदेशी फुटबॉल क्लब से जुड़ने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं, इनका नाम है बाला देवी। क्या नाम है? बाला देवी इनका नाम है। ये है मणिपुर राज्य से और जिस विदेशी फुटबॉल क्लब से ये जुड़ेंगी उसका नाम है रेंजर्स। ये है स्कॉटलैंड का एक फुटबॉल क्लब। पहली बार जिस विमान में स्वदेशी जैव ईंधन का प्रयोग किया गया इसका नाम है AN-32। क्या नाम है? AN-32 और इसने उड़ान भरी अपनी लद्दाख जिले की राजधानी लेह से। पहली फ्रूट ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। तो ये जो पहली फ्रूट ट्रेन थी ये रवाना हुई आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से। कहां से? ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से। और ये कहां तक गई? तो ये गई मुंबई में। और इस ट्रेन में लदा क्या हुआ था? तो इस ट्रेन में केले लदे हुए थे और इन केले को भेजा गया ईरान देश में। पहली इंटरसिटी बस सेवा मुंबई से किस शहर तक चली है। तो ये जो पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा है ये चली है कहां से? मुंबई से पुणे तक। ध्यान रखिएगा यहां पर इलेक्ट्रिक भी होगा। अरब क्षेत्र का जो पहला बड़ा का परमाणु ऊर्जा प्लांट है ये बना है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में और इसमें कुल 4 इकाइयां लगाई गई हैं और एक इकाई की क्षमता है 1400 मेगावाट। भारत का पहला फ्लोटिंग जेट्टी इसका उद्घाटन किया गया गोवा में। कहां पर? गोवा में इसका उद्घाटन किया गया। और गोवा के बारे में आपको ये याद रखना है कि जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है या एक्सरसाइज है उसका भी आयोजन गोवा में किया गया और ओमान के साथ में नसीम अल बहार नाम का जो एक्सरसाइज है वह भी गोवा में ही आयोजित किया गया। और इस फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किसने किया था? तो मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया था। किस सैन्य बल द्वारा शक्ति अवार्ड की घोषणा की गई। तो यह जो शक्ति अवार्ड है वह उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य किया है और इसकी घोषणा की है CRPF ने। किसने? CRPF के द्वारा इसकी घोषणा की गई। और कब इन्होंने घोषणा की थी? जब महिलाओं का पुलिस और CAPF पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। उसी दौरान CAPF के द्वारा इस शक्ति अवार्ड की घोषणा की गई थी। पहले अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया। तो जो पहला अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस है ये मनाया गया है 14 मार्च को। तो ध्यान रखिएगा यह दिवस भी पहली बार मनाया गया है। और इसका थीम क्या रहा? तो थीम इसका रहा मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, यानी कि गणित सभी जगह है। खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पहले रेशम प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कहां पर की गई। तो जो पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र है ये बना है गुजरात के सुंदरनगर जिले में। कहां पर? सुंदरनगर जिले में। पहले हिम तेंदुआ का सर्वेक्षण किस राज्य द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो मई में यह प्रस्तावित है, हो सकता है इसे टाल दिया जाए। और राज्य का नाम आपको याद रखना है, तो राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के द्वारा ITBF के सहयोग से पहली बार हिम तेंदुआ का सर्वेक्षण का आयोजन किया जाएगा।
दुनिया के पहले कृत्रिम मानव जिसका नाम है नियान, तो इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है सैमसंग के स्टार लैब्स के द्वारा। किसके द्वारा? सैमसंग कंपनी के स्टार लैब्स के द्वारा। पहला मॉडर्न स्पोर्ट गांव कहां पर डेवलप हो रहा है? तो ये डेवलप हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में। और गांव के नाम क्या है? तो गांव का नाम है बहादुरपुर और खीरी बिरान। क्या नाम है? बहादुरपुर और खीरी बिरान। तो ये रहे आपके क्विज। उम्मीद करते हैं कि आपने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया होगा और भारत या विश्व में जो चीज़ें पहली बार हुई हैं 2020 में, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वुहान वायरस के बारे में। तो वुहान वायरस की अगर हम लोग बात करते हैं तो दुनिया में इस समय तक 23,95,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 1,64,000 से ज़्यादा लोगों की इससे डेथ हुई है। और अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए में इस वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 40,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में यूएसए पहले स्थान पे है, स्पेन है दूसरे और इटली है तीसरे स्थान पे। अपने देश भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो कल के डेट में भारत में 1581 नए मामले आए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत में जो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या है वह दिन ब दिन बढ़ती हुई जा रही है। लॉकडाउन के बावजूद भी 559 लोगों की डेथ हुई है अपने देश भारत में। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। दिल्ली है दूसरे स्थान पर और गुजरात है यहाँ पर तीसरे स्थान पर। और ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। यहाँ पर आप न केवल करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं, उसकी क्विज दे सकते हैं और आपको जो इन वीडियो की पीडीएफ होती है वह पूरे डिटेल में इस ऐप के ऊपर उपलब्ध होगी। तो ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। ग्रामीण डाक सेवकों व सभी डाक कर्मचारियों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर केंद्र सरकार द्वारा कितने रुपए का मुआवजा दिया जाएगा? तो केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि अगर कोई डाक विभाग से जुड़ा हुआ कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित होता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उसे 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किस भारतीय एयरलाइन कंपनी ने 4 मई से घरेलू उड़ानों को खोलने की घोषणा की है? तो आपको पता होगा कि जो सेकेंड लॉकडाउन हुआ है ये है 3 मई तक। तो घोषणा कर दी गई है एयर इंडिया के द्वारा कि जो घरेलू उड़ानें होंगी वह 4 मई से संचालित की जाएंगी। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी वे 1 जून से संचालित की जाएगी, ऐसी घोषणा एयर इंडिया ने की है। एयर इंडिया की बात करते हैं तो ये भारत सरकार के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1932 को टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी और इसके नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है राजीव बंसल। और राजीव बंसल ने स्थान किसका लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है अश्विनी लोहानी का। और अश्विनी लोहानी अब आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और एयर इंडिया में भारत सरकार ने अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है, यानी कि अब इसे प्राइवेट बनाए जाने की योजना है भारत सरकार के द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब अमूर्त विरासत होते क्या है? जैसे देखिए हमारे यहाँ पर ताजमहल है या फिर एलोरा अजंता की गुफाएं हो गई या इस प्रकार से जो भी यूनेस्को के स्थल हैं वह सारे ऐसे स्थल हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। लेकिन ऐसी सांस्कृतिक विरासत जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं उन्हें हम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में रखते हैं। जैसे किसी स्थान का कोई नृत्य हो गया, कोई मेला हो गया, इन सभी को हम लोग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में रखते हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा राष्ट्रीय सूची इसकी लॉन्च की गई है विजन 2020 के अंतर्गत। कहां पर लॉन्च किया गया? तो दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। और भारत में जितने भी सांस्कृतिक विरासत हैं अमूर्त, इनमें से 13 को यूनेस्को ने अपने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में शामिल किया है। और जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था नुआड थाई मसाज के बारे में, जो कि है थाईलैंड का, तो यह मसाज भी एक प्रकार का इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है। प्रहलाद सिंह पटेल के बारे में ध्यान रखना है कि ये संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी है दामोह। कोविड-19 पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किस राज्य की सरकार ने फेसबुक के साथ चैट बोर्ड विकसित किया? तो ये विकसित किया है पंजाब राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जो चैट बोर्ड होगा वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर आधारित होगा
और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाकर के कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों के जवाब पा सकता है। इसके अलावा पंजाब राज्य की सरकार ने वरिष्ठ डॉक्टर से किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर की भी शुरुआत की है। बात करते हैं अगर हम लोग चैट बोट की, तो चैट बोट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यहां पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आप कह सकते हैं रोबोट जैसा होता है, जहां पर आप जो भी इनपुट करेंगे उसके अनुसार जवाब दिया जाता है। फेसबुक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। मुख्यालय है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए का एक राज्य है, और अध्यक्ष और सीईओ है मार्क जकरबर्ग। और पंजाब राज्य के बारे में आपको यह ध्यान रखना है, इन्होंने कोआ पंजाब नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया था, और सबसे पहले कर्फ्यू की घोषणा भी पंजाब राज्य की सरकार के द्वारा की गई थी। सीएम यहाँ के हैं अमरिंदर सिंह, बीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं, और राजधानी आपको मिलेगी चंडीगढ़ में। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 1000 नहीं 10,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर मानदेय के रूप में 10,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है कोविड-19 के कारण, तो फिर उनके परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ दिल्ली की सरकार ने यह घोषणा की है कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगर कोविड-19 से उनकी डेथ होती है। और पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह घोषणा की है कि हम देंगे 10 लाख रुपए। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी भोपाल में आपको मिलेगी। चौथी बार यहाँ के सीएम बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान, और लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भारत में आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे, जैसे कि पेंच है, पन्ना है, सतपुड़ा है, कान्हा है, संजय धुबरी है, बांधवगढ़ है, और सातवां बना है राता पानी। तो इस कारणों से न्यूज में था मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में इंदौर जिला, जो कि भारत का पहला जिला है जिसे ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइज किया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। किस राज्य की सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण इजूसैट कक्षाओं के रिकॉर्ड किए गए वीडियो फिर से प्रसारित किए जाएंगे? तो ये वीडियो प्रसारित किए जाएंगे उड़ीसा राज्य की सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो भी उड़ीसा राज्य में 10वीं तक के छात्र हैं, उनके लिए डीडी उड़िया चैनल पर 12 मई तक गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सभी कक्षाओं का प्रसारण किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। प्रसार भारती के द्वारा इन सभी चैनलों का संचालन किया जाता है, और प्रसार भारती के जो अध्यक्ष थे ए सूर्यप्रकाश, वे सेवानिवृत्त हो गए हैं। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि प्रसार भारती ने जो पुराने लोकप्रिय धारावाहिक थे या प्रोग्राम थे, उनके लिए एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है डीडी रेट्रो। मैपिंग इंडियाज एनर्जी सब्सिडीज 2020 के अनुसार 2017-18 की तुलना में 2018-19 में जो अक्षय ऊर्जा सब्सिडी है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, इसमें कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है 35% की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और ये जो रिपोर्ट है, इसे जारी किया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के साथ में मिलकर के। तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा, उसमें 35% की कमी हुई है, जबकि जो तेल और नेचुरल गैस के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, इसमें 65% की वृद्धि हुई है। किसकी अध्यक्षता में खरीफ की फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन है खरीफ की फसलों पर, इसकी अध्यक्षता की कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इससे पहले कृषि मंत्री के द्वारा किसान की फसलों को बाजार तक पहुंचाने के लिए किसान का अपना रथ टैगलाइन के साथ में किसान रथ नामक एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप का नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम रखा गया है किसान रथ। और नरेंद्र सिंह तोमर की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। किस स्पेस एजेंसी ने स्पेस एक्स की सहायता से पृथ्वी से 27 मई को डेमो 2 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है नासा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखिए, नासा पिछले 10 वर्षों से अगर किसी भी व्यक्ति को, यानी कि किसी भी एस्ट्रोनॉट को अगर स्पेस में भेज रहा है, चाहे वह अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की बात करें या फिर स्पेस में किसी अन्य स्थान की बात करें, तो उसमें रूस इनकी मदद करता था। यानी कि रूस अपने रॉकेट के माध्यम से अमेरिका के जो
थे उनको स्पेस में भेजता था। तो अब अमेरिका ने अपने यहाँ पर जो प्राइवेट उनकी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, तो स्पेस एक्स कंपनी को ये जिम्मेदारी दी कि अब आपके द्वारा जो निर्मित किए गए रॉकेट है या फिर कैप्सूल हैं उनके माध्यम से हम एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे। तो 27 मई को डेमो 2 मिशन के अंतर्गत नासा के 2 एस्ट्रोनॉट को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की सहायता से स्पेस में भेजा जाएगा। तो यहाँ पर इस मिशन का नाम है डेमो 2 मिशन और नासा के द्वारा इसे व्यावसायिक क्रू मिशन नाम भी दिया गया है। स्पेस एक्स कंपनी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसके सीईओ हैं इलोन मस्क और नासा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टीन और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। और नासा के द्वारा सनराइज मिशन की भी घोषणा की गई है जिसके अंतर्गत ये लोग सन की स्टडी करेंगे 2023 में और 2024 में इनका इंपॉर्टेंट मून मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस, जिसके अंतर्गत नासा के द्वारा मून के ऊपर एक मानव शिविर बनाया जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर। नासा एक अपना मिशन करेगा इसरो के साथ में, उस मिशन का नाम क्या है ये आपको नीचे कमेंट में बता रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर होगा फॉल्कन 9 राइट और ये होगा कैप्सूल जो कि लोगों को यानी कि उन 2 एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाएगा। एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो विकास दर है यह कितने प्रतिशत अनुमानित की गई। तो ये एकदम बेकार टाइप के क्वेश्चन है, इन पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये अभी ऐसे ही बदलते रहेंगे। तो जब परीक्षा आएगी तो उस समय की रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है। फिलहाल ध्यान रखिएगा कि एसबीआई इकोरैप की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत की ग्रोथ रेट होगी 1.1%। तो इससे पहले एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि भारत की वृद्धि दर होगी 2.6%, अब इसे इन्होंने घटा करके 1.1% कर दिया है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान 3 मई तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे 12.1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। 2021-22 के लिए भारत की जो विकास दर है वह 4.1% अनुमानित की गई है। एसबीआई बैंक की बात करते हैं तो ये भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। 1955 में ये राष्ट्रीयकृत हुआ था। मुख्यालय इसका है मुंबई में और रजनीश कुमार इसके हैं अध्यक्ष। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में कोविड-19 पर मंत्री समूह की 12वीं बैठक का आयोजन किया गया। तो इसकी अध्यक्षता की जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इसमें अन्य केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के सदस्य शामिल हुए। इस बैठक के बाद में डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये चीज़ें बताई गई कि कोविड-19 के कारण जो डेथ रेट है हमारे देश में वह है 3%, यानी कि अगर 100 व्यक्ति संक्रमित होते हैं तो उनमें से 3 व्यक्तियों की डेथ होती है और रिकवरी दर है 12%। साथ ही साथ इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई तो ये आपको ध्यान नहीं रखनी है, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ इन्होंने बताई कि लॉकडाउन के कारण जो नए मामले हैं उनमें 40% की कमी देखने को मिल रही है। किस देश की अध्यक्षता में आसियान समूह द्वारा विशेष सम्मेलन व आसियान +3 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि आसियान समूह का नया अध्यक्ष देश बन गया है 2020 के लिए वियतनाम। तो इसी की अध्यक्षता में आसियान समूह का विशेष सम्मेलन और आसियान +3 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो वियतनाम के पीएम है जिनका नाम है गुआन जुआन। तो इनकी अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आसियान की बात करते हैं तो इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में और सदस्य देशों की संख्या इसमें है 10। और पिछले वर्ष इसका अध्यक्ष था थाईलैंड। आपको पता होगा कि आसियान जो समिट हुआ था वह भी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में पिछले वर्ष आयोजित किया गया था। तो आसियान देश आप यहाँ पर देख सकते हैं, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, लाओस है, वियतनाम है, मलेशिया है, फिलीपींस है और है ब्रुनेई। तो ये 10 देश हैं आसियान के मेंबर। सेमलेस पुस्तक जिसका हाल ही में विमोचन किया गया, इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है तस्लीमा नसलीन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तस्लीमा नसलीन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ये है बांग्लादेश की और इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था लज्जा, जो कि काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी रही थी और काफ़ी ज़्यादा इस पुस्तक की बिक्री भी हुई थी। तो ये जो सेमलेस पुस्तक है इसका इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। जो मेन कॉपी है उसे लिखा है बंगाली भाषा ने अर्नब सिन्हा ने। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आप देख सकते हैं पुस्तक का कवर पेज, इसका नाम है सेमलेस। लिखा किसने है? तस्लीमा नसरीन ने।
नस्लीन नहीं होगा, नसरीन इनका नाम है। और इसमें नीचे आपको देखने को मिलेगा द सीक्वल ऑफ द बेस्ट सेलिंग लज्जा। किस संस्थान द्वारा ऑटोमेटिक मिस्ट सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट व यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स का निर्माण किया गया? तो इसका निर्माण किया है DRDO ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये क्या है? तो ऑटोमेटिक मिस्ट सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट, इसके माध्यम से जो मशीन होगी वह स्थानों को सैनिटाइज करेगी, और जो यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स होगा इसमें रखी हुई वस्तुएं सैनिटाइज की जाएंगी यूवी रेज की माध्यम से। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय है दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। आदिवासी नेता सहाराई ओरम का निधन हुआ। वह किस राज्य के पूर्व मंत्री थे? तो ये पूर्व मंत्री थे उड़ीसा के। तो अब इनका निधन हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा ये एक आदिवासी नेता थे। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो मिशन है इसे शुरू किया है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। जम्मू कश्मीर व लद्दाख किस दिन से केंद्र शासित प्रदेश बने? तो ये दोनों बने हैं 31 अक्टूबर से। कब? 31 अक्टूबर से ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग बन गए। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि दमन और दीव, इसके साथ साथ जो दादरा और नगर हवेली है, ये दोनों आपस में मर्ज कर गए हैं और इनकी मर्जिंग लागू हुई है 26 जनवरी 2020 से। सोफी विल्म्स ये पहली महिला PM है बेल्जियम की। कहाँ की? बेल्जियम की ये पहली महिला PM है। दुनिया की जो सबसे लंबी दूरी की फ्लाइट थी ये चली थी न्यूयॉर्क से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर तक। कहाँ तक? न्यूयॉर्क से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर तक। और एयरलाइन का नाम था कंटास एयरवेज, जो कि है ऑस्ट्रेलिया की। अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग परिसंघ का मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पर? बुडापेस्ट में, जो कि हंगरी की राजधानी है। और अभी जो इसके अध्यक्ष थे तमस अजान, इन्होंने इस्तीफा दिया है। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, NASSCOM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन का विषय, विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या रहा? माधवी पुरी भट्ट, जिनके कार्यकाल को अभी बढ़ाया गया, ये किस संस्था के पूर्णकालिक सदस्य हैं? ऑपरेशन सफेद सागर किस युद्ध से संबंधित है? और ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मे भी आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जनवरी से मार्च के बीच के जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी पुरस्कारों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।